हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी पे आप सबका स्वागत है और प्रश्न उत्तर की सीरीज में नया प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे और डिमांड को समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपके सामने है, उत्तरदायित्व का सिद्धांत विधि के शासन का एक अनिवार्य अंग है। यानी आर्टिकल 14 से जोड़ के ये पूछा है कि विधि का शासन है ना। यानी विधि के शासन का मतलब क्या है कि विधि के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा, समान होगा और विधि सर्वोच्च होगी। ये दो आधार होते हैं विधि के शासन के। ध्यान रखिएगा, ये बोला गया है कि जो उत्तरदायित्व का सिद्धांत है ये विधि के शासन का एक अनिवार्य अंग है। और इस संदर्भ में भारत में जो न्यायोत्तर हत्याएं होती हैं, न्यायोत्तर हत्याओं का मतलब क्या होता है, जो एनकाउंटर्स होते हैं पुलिस मुठभेड़ में या सेना के द्वारा जो बिना प्रोसीडिंग के लोगों को मार दिया जाता है, तो ये जो न्यायोत्तर घटनाएं हैं, हत्या की घटनाओं के प्रति सरकार के दृष्टिकोण और न्यायपालिका की प्रतिक्रिया में विद्यमान कमियों पर चर्चा कीजिए। यानी इन न्यायोत्तर जो घटनाएं हैं उनमें सरकार का दृष्टिकोण और न्यायपालिका की क्या प्रतिक्रिया है, इन दोनों के बीच में जो असंतुलन पैदा हो रहा है उसे दिखाना पड़ेगा और फाइनली एक बेहतर कंक्लूजन बताना पड़ेगा जिसमें हम न्यायपालिका के निर्णयों को समावेशित करके अच्छा एक कंक्लूजन बता सकते हैं। ध्यान रखिएगा, विधि का शासन एक प्रशासनिक सिद्धांत है जिसमें राज्य सहित अन्य संस्थाएं सार्वजनिक तौर पे समान रूप से लागू और स्वतंत्र रूप से निर्णित कानूनों के प्रति उत्तरदायी होती। यानी क्या है भाई, विधि का शासन क्या एक प्रशासनिक सिद्धांत है और इस विधि के शासन में राज्य के साथ साथ जितनी भी संस्थाएं हैं वो सार्वजनिक तौर पे प्रख्यापित, समान रूप से लागू, स्वतंत्र विधियों के अंतर्गत काम करते हैं, विधियों से ऊपर नहीं होते हैं। कोई भी राज्य, कोई भी संस्था विधि से ऊपर जाके काम नहीं करेगी। विधि सर्वोच्च होगी और विधि के दायरे में रह के ही हर संस्था को काम करना होगा। ये हमने भूमिका में बता दिया। और अब हम ये कह सकते हैं कि जो ये उत्तरदायित्व का सिद्धांत है ना, ये विधि के शासन का एक अनिवार्य अंग है। जब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे, है ना, कोई भी संस्था या कोई भी राज्य की जो भी एजेंसियों के अधिकारी हैं, उत्तरदायित्व के सिद्धांत को विधि के शासन के अंतर्गत माना गया है। ध्यान रखिएगा, अब ये हमने भूमिका में पुष्टि कर दी किसकी, जो भी क्वेश्चन की डिमांड थी। अब न्यायोत्तर जो हत्याएं हैं उसमें हमें बताना पड़ेगा कि भाई न्यायोत्तर हत्या विधि की मंजूरी के बिना सरकारी अधिकारियों द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या है। यानी अभी उसको विधि ने मंजूरी नहीं दी है, प्रोसीडिंग नहीं चली है। सरकारी मुठभेड़ में कई बार पुलिस के द्वारा, कई बार सेना के द्वारा आपने एनकाउंटर्स की घटनाएं सुनी होंगी। यानी एनकाउंटर्स क्या है, बिना विधि की प्रक्रिया के सरकार के अधिकारियों के द्वारा हत्या, तो इन्हें न्यायोत्तर हत्या कहेंगे। भारत में पुलिस और सशस्त्र बलों द्वारा की गई न्यायिक हत्याओं के आरोप तथा उदाहरण सामने आए हैं। बड़े स्तर पे आप लोगों ने काफी सारे आरोप भी देखे होंगे और काफी सारे एग्जाम्पल्स भी देखे होंगे एनकाउंटर्स इत्यादि के। इससे भारत में न्यायोत्तर हत्याओं को नियंत्रित करने के संबंध में गंभीर चिंता जताई गई है, जिसमें सरकार के तरीकों में निम्नलिखित लापरवाहियां शामिल हैं। दोनों एंगल पूछे हैं, सरकार क्या क्या दृष्टिकोण है और न्यायपालिका की क्या प्रतिक्रिया है। तो सबसे पहले हम सरकार का दृष्टिकोण बता देते हैं, क्या क्या लापरवाहियां दिख रही हैं सरकार के दृष्टिकोण में। ऐसी शिकायतों की निष्पक्ष तौर पे एक स्वतंत्र निकाय की जांच होनी चाहिए। तो एक स्वतंत्र निकाय की अनुपस्थिति हमें दिखती है। इसकी अनुपस्थिति के कारण न्यायोत्तर हत्याओं की समुचित रूप से जांच नहीं हो पाती कि भाई वास्तव में यदि किसी अधिकारी या सशस्त्र बल ने किसी व्यक्ति का एनकाउंटर किया है तो उसका औचित्य क्या है, उसका आधार क्या है, क्या ऐसी अनिवार्य परिस्थितियां थी कि एनकाउंटर करना जरूरी था, लाजमी था। तो इस तरीके की घटनाओं की जांच करने के लिए जो एजेंसियां होनी चाहिए, जो निकाय होने चाहिए, उनकी अनुपस्थिति हमें राज्य के लेवल पे, स्टेट्स के लेवल पे हमें दिखती है। इसके साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि भाई बहुत सारे दिशा निर्देश हैं कि भाई आप अनिवार्य परिस्थितियों में ही ऐसा कर सकते हैं, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, है ना। यदि
तो यदि पुलिस दोषी पाई जाती है या सशस्त्र बल दोषी पाए जाते हैं तो ऐसे में उसके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। तो इस तरीके के दिशा निर्देशों की सरकारों के द्वारा लगभग अनदेखी की गई है, पूर्ण रूप से कार्यान्वित इनको नहीं किया गया है और जो एनएचआरसी की सफलता सीमित रह गई है। यानी सरकार ना तो जांच के लिए आयोग बना रही है, ना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों को बेहतर तरीके से लागू कर रही है, साथ ही न्यायोत्तर हत्याओं के शिकार लोगों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा प्रणाली का भी अभाव देखा गया है ना। अगर भाई वो निर्दोष पाया गया तो ऐसी कंडीशन में भी मुआवजा प्रणाली का हमें अभाव दिख रहा है। साथ ही आर्म्ड फोर्सेस जो एएफएसपीए एक्ट है के कारण भी राष्ट्रीय हित में सरकारी अधिकारियों के उत्तरदायित्व कुछ कम हो जाते हैं। सरकारी अधिकारियों के उत्तरदायित्व यदि हम कम कर देंगे, विधि के प्रति वो अनदेखी करना शुरू कर देंगे, वो अपने आप को विधि से ऊपर मानने लगते हैं। और ऐसे कई सारे उदाहरण हमारे सामने हैं जब विधि की प्रोसीडिंग्स के बिना एनकाउंटर्स कर दिए गए, न्यायोत्तर हत्याएं कर दी गई। इसलिए कहा जाता है कि जो भी सरकारी अधिकारी हैं, उत्तरदायित्व का सिद्धांत सब पे लागू होता है और उत्तरदायित्व का सिद्धांत विधि के शासन का अनिवार्य अंग है। यदि आप उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन नहीं करवाओगे तो कहीं ना कहीं विधि का जो शासन की अवधारणा है वो कमजोर पड़ जाएगी। बात समझ में आ गई? तो फर्स्ट हाफ आपको इसका समझ में आ गया। सबसे पहले हमने बता दिया कि किस तरीके से विधि का शासन, उत्तरदायित्व, न्यायोत्तर हत्याएं क्या होती हैं, सरकार की लापरवाहियां हमें कहां कहां दिख रही हैं। ठीक है, अब हम न्यायपालिका की प्रतिक्रिया पे जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 31 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है एनसीईआरटी का। 100 दिनों में बैच कंप्लीट। आप जब खुद से एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो बहुत समय लग जाता है, फिर भी समझ में नहीं आती। तो यदि आप 100 दिनों में पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे इस बैच से जुड़े। स्टडी आईक्यू की ऐप या वेबसाइट या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले यदि आप मेरा कोड यानी LD लाइव का प्रयोग करेंगे तो आपको ये कंप्लीट एनसीईआरटी बैच मात्र 2999 में मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही P2I बैच, यदि आप एक सिस्टमैटिक तरीके से पूरे कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा 13 से 14 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट है। आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज और लाइव क्लासेस हैं, 2 साल तक वैलिडिटी है क्लासेस की। तो आप निश्चित तौर पे इस बैच से जुड़ सकते हैं। बैच से जुड़ने के लिए स्टडी आईक्यू की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां पे जाना है और एडमिशन ले लेना है। ध्यान रखिएगा, यदि आप LD लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो ये बैच आपको मात्र 27,999 में मिल जाएगा। रक्षाबंधन ऑफर है और ये ऑफर 31 अगस्त तक ही है। ध्यान रखिएगा, 31 अगस्त रात 12 बजे से पहले अगर आप एडमिशन लेते हो तो मात्र इतने में आपका एडमिशन हो जाएगा। LD लाइव कोड याद रखना है, ठीक है। अब हम बताएंगे न्यायपालिका की प्रतिक्रिया। तो न्यायपालिका की प्रतिक्रिया में हमें 2-3 वाद बताने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले RS सोढ़ी बनाम उत्तर प्रदेश एक वाद आया था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि प्रत्येक पुलिस मुठभेड़ की जांच होनी, बिना जांच के हम पुलिस मुठभेड़ को वैलिड नहीं ठहरा सकते हैं, उसकी जांच होनी चाहिए हर एक पुलिस मुठभेड़ की। तो RS सोढ़ी वाद याद रखिएगा। 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायोत्तर हत्याओं की जांच करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे। ध्यान रखिएगा, न्यायपालिका की प्रतिक्रिया है कि भाई इतना NHRC और हमारे निर्णयों के बावजूद बड़े स्तर पे न्यायोत्तर घटनाएं हो रही हैं, तो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो दिशा निर्देश जारी किए थे। तो इन दिशा निर्देशों को आप 5-6 पॉइंट्स में लिख सकते हो कि जैसे CID या एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की देखरेख में मुठभेड़ों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए कि वास्तव में क्या अनिवार्य परिस्थितियां थी कि एनकाउंटर हो गया। फिर साथ ही जांच रिपोर्ट को संबंधित न्यायालय में अग्रेषित किया जाना चाहिए ताकि अदालत जांच कर अंतिम रिपोर्ट, यानी जब जांच हो जाएगी तो फिर न्यायालय में उसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि न्यायालय अंतिम रिपोर्ट दे दे। साथ ही यदि कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी एनकाउंटर करता है तो एनकाउंटर के तुरंत बाद ना तो पदोन्नति होनी चाहिए और ना ही तत्काल वीरता पुरस्कार उसको प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि जांच के बाद ही तो सामने आएगा कि एनकाउंटर सही है कि गलत है। ठीक है, तो इस तरीके की भी दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। अगला, यदि किसी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई चार्जशीट दायर की जाती है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही होनी चाहिए और निलंबित करने के साथ उसकी सुनवाई को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।
यदि कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है, चार्जशीट दायर हो जाती है, तो अनुशासनिक कार्रवाई भी होगी, वो निलंबित भी होगा और शीघ्र जांच पूरी होगी। ठीक है। इसके साथ ही यदि अधिकारी उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो पीड़ितों के रिश्तेदार, भाई यदि अधिकारी फॉलो नहीं करते हैं इन रूल्स को, इन दिशा निर्देशों को, तो जो भी पीड़ित है, मतलब जो एनकाउंटर में मारा गया है, उसके रिश्तेदार सत्र न्यायालय में भी जा सकते हैं इस बात के खिलाफ कि भाई जो भी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश थे उनको पूरा नहीं किया गया है ना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं दिख रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका यानी PIL के आधार पर मणिपुर में संदिग्ध न्यायतर हत्याओं के मामले में CBI जांच का आदेश भी दिया। ये न्यायालय की प्रतिक्रिया है ना, मणिपुर में AFSPA कानून के संदर्भ में लगातार न्यायतर हत्याएं चर्चा में बनी हुई थी, तो इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच का आदेश भी दिया और न्यायालय ने पिछले वर्ष यह निर्णय दिया था कि सेना को जिन क्षेत्रों में AFSPA अंतर्गत विशेष शक्तियां प्राप्त हैं, उन क्षेत्रों में भी अत्याचार की शिकायत पर सेना जांच से बच नहीं सकती। यानी जिन क्षेत्रों में AFSPA लगा है, ये बेसिकली एक कानून है जिसमें सेना को विशिष्ट शक्तियां मिल जाती हैं। इस कानून पे किसी दिन अलग से चर्चा करेंगे। अभी बस इतना समझो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया है कि जिन क्षेत्रों में AFSPA लगा है ना, वहां पे भी सेना को ये नहीं समझना चाहिए कि उनकी कोई भी गतिविधि जांच से बाहर है। यदि ऐसे में भी न्यायतर घटनाएं होती हैं तो उनकी जो गतिविधियां हैं वो जांच के दायरे के अंतर्गत ही आएंगी। और निष्कर्ष तौर पे हम बोल सकते हैं, यहां इसके बाद हम निष्कर्ष में बता सकते हैं कि विधि का शासन, निष्कर्ष में डिटेल से बताएंगे कि विधि का शासन हमारे बेसिकली संविधान का आधार है और उत्तरदायित्व का सिद्धांत विधि के शासन का अनिवार्य अंग है। यदि इसलिए एक कानून व्यवस्था की स्थापना करने के लिए जरूरी है कि प्रत्येक अधिकारी के उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो और उसके उत्तरदायित्व विधि के शासन के अंतर्गत हो, ना कि विधि के शासन के ऊपर। ठीक है, ताकि व्यवस्था को हम बेहतर तरीके से संचालित कर सकें। तो इस तरीके से आप एक बेहतर कंक्लूजन के साथ आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे देखो, क्वेश्चन को सबसे पहले आपने उत्तरदायित्व का सिद्धांत विधि के शासन का अनिवार्य अंग है, इसको बता दिया। न्यायतर घटनाओं, सरकार का दृष्टिकोण क्या है, सरकार के दृष्टिकोण में क्या कमियां हैं वो बता दिया। न्यायपालिका की प्रतिक्रिया बता दी और बस हो गया काम। लेकिन बाद में एक कंक्लूजन दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे ध्यान रखिएगा, घटना सरकार के दृष्टिकोण और न्यायपालिका की प्रतिक्रिया में विद्यमान कमियों पर चर्चा कीजिए। न्यायपालिका की प्रतिक्रिया में कमियां नहीं है, बल्कि सरकार के दृष्टिकोण, कार्य प्रणाली में कमियां हैं। तो सरकार के दृष्टिकोण की कमियां बता दी और न्यायपालिका की प्रतिक्रियाएं बता दी कि भाई न्यायपालिका तो हमेशा से कहती है न्यायतर घटनाएं गलत हैं, जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, मुआवजा होना चाहिए। AFSPA जहां पे है वहां पे भी जो न्यायतर घटनाएं या इस तरीके की घटनाएं हैं जांच के दायरे से बाहर नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं आंसर को। ध्यान रखिएगा, NCERT बैच 31 अगस्त से शुरू हो रहा है, रक्षाबंधन ऑफर है। LD लाइव कोड याद रखना और इसी तरीके से P2I बैच LD लाइव कोड याद रखिएगा। आशा करती हूँ आपको आंसर सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा और आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव भी हो रही होगी। इंप्रूव उन्हीं बच्चों की होगी जो रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, फिर कैसे पॉसिबल है इम्प्रूवमेंट होना। ठीक है, तो आप लोगों को लगातार लिखते रहना पड़ेगा। क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।